हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी साहित्य जगत में आप सभी बच्चों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज आदिकालीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि कवि नहीं, महाकवि जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उनका नाम है चंदवरदाई। चंदवरदाई का परिचय आज का हमारा टॉपिक है। चंदवरदाई महाकवि के रूप में प्रसिद्ध है और उनका जो महाकाव्य है वो भी बहुत प्रसिद्ध है। उनका महाकाव्य जो कि आप सभी इनका नाम सुने हैं, पृथ्वीराज रासो, जो कि इनका महाकाव्य है। और ये कहा जाता है कि पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य जगत का प्रथम महाकाव्य है और इसी के रचना करने वाले चंदबरदाई हिंदी साहित्य जगत के सबसे पहले महाकवि के रूप में प्रसिद्ध है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग इसे र की मात्रा को हटा देंगे। चंदवरदाई है, चंद्र नहीं, चंदवरदाई। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रसिद्ध प्रसंग और शब्द भेदी बाण के बारे में, जो कि पृथ्वीराज रासो से जुड़ी हुई एक बहुत ही सुंदर सी प्रसंग है, बहुत ही प्रसिद्ध प्रसंग है। यहाँ पर एक काव्य की पंक्ति है, 4 बाण 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, चुको मत चौहान। यहाँ पर पृथ्वीराज रासो की एक प्रसिद्ध पंक्ति दी गई है, जिसमें पृथ्वीराज को जब मोहम्मद गौरी पकड़ कर लेकर चले गए थे, बंदी बनाकर लेके चले गए थे और उनकी आंख को भी फोड़ दिए थे, बहुत यातना उन्हें दी गई थी। और उनके साथ साथ चंदबरदाई जो कि उनके मित्र भी थे, उनके सलाहकार भी थे, उनके राजकवि भी थे, वो भी उनके साथ चले गए थे। और उन्होंने मोहम्मद गौरी को यह खबर दी थी कि ये बिना देखे बाण चला सकते हैं, इनके अंदर इतनी काबिलियत है कि बिना देखे ये किसी लक्ष्य को साध सकते हैं। तो उसमें ये शर्त रखी गई कि आपको बिना देखे बाण चलाना है। देख तो वो सकते नहीं है क्योंकि उनकी आंखों को फोड़ दिया गया था। तो मोहम्मद गौरी को मरवाने के लिए, उसका अंत करवाने के लिए, उसका पृथ्वीराज चौहान के हाथों वध करवाने के लिए ये ताना बाना बुना गया। और पृथ्वीराज को जब खड़ा किया गया, पृथ्वीराज चौहान को जब खड़ा किया गया, उनके हाथ में धनुष बांध दिया गया, तो पृथ्वीराज को उनके मित्र चंदबरदाई ने पूरी तरह से गिनती करके बता दिया कि कितनी दूरी पर मोहम्मद गौरी बैठे हुए हैं। 4 बाण 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, उसके आगे ही सुल्तान बैठा है, चुको मत चौहान। और ये सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने बाण चला दिए और वो जाकर मोहम्मद गौरी को लगा। इस प्रकार मोहम्मद गौरी का अंत हुआ। तो यह प्रसिद्ध दोहा आदिकालीन कवि महाकवि चंदबरदाई ने रणभूमि में उच्चारित किया था, रणभूमि में इसका उच्चारण किया था, जिसमें मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई थी। इस दोहे के माध्यम से उन्होंने अपने प्रिय मित्र सम्राट पृथ्वीराज चौहान को संकेत दिया था, जिससे उन्होंने शहाबुद्दीन गौरी को शब्द भेदी बाण से भेद दिया था। उसकी मृत्यु का कारण ये काव्य की पंक्ति हुई, जिसे सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने शहाबुद्दीन गौरी का अंत किया। यह प्रसंग हिंदी साहित्य और भारतीय इतिहास दोनों में ही अमर है। मतलब बहुत ही अमर है, बहुत ही प्रसिद्ध है और आज तक लोग इस चीज को जानते हैं और बहुत ही मन से, बहुत ही रुचि से उसे पढ़ते भी हैं। अध्याय 2 में हम लोग देखेंगे प्रारंभिक जीवन और राज संबंध। इनका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा चंदबरदाई का। तो चंदबरदाई का जन्म लाहौर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता अजमेर के चौहान के पुरोहित थे। अजमेर के चौहान थे और वो वहां पर पुरोहित के रूप में थे, तो जिसके कारण राज परिवार से उनका एक गहरा संबंध भी था। किनका? इनके पिता का। और बाल्यकाल की विशेषताएं क्या थी चंदबरदाई की? तो वो बाल्यकाल से ही अत्यंत बुद्धिमान, तीव्र स्मरण शक्ति वाले और काव्य रचना में बड़े ही निपुण माने जाते थे। दिल्ली अजमेर के महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान से इनकी गहरी मित्रता थी और गहरी मित्रता होने के साथ साथ ये केवल उनके कवि ही नहीं थे, उनके मित्र भी थे, राजकवि भी थे, उनके सामंत भी थे, मतलब किसी एक क्षेत्र का अधिकारी हो भी कहला सकते हैं उनको। मधी मनाधिपति, मतलब उनको सलाहकार भी देते थे, उनको सलाह भी देते थे, उनके विचार को बहुत हद तक बनाने में चंदवरदाई का भी हाथ था और विश्वसनीय सलाहकार भी थे। मतलब कितनी ही मुश्किल सिचुएशन हो, पृथ्वीराज चौहान हमेशा चंदवरदाई से सलाह लिया करते थे। इससे उनका अधिकांश जीवन महाराजा पृथ्वीराज चौहान के साथ दिल्ली में बीता था, क्योंकि वो पूरी तरह से राजा से ही घिरे हुए रहते थे। हर तरीके से राजा अपनी जीवन में उनकी सहायता लेते थे।
अध्याय 3 में हम लोग देखेंगे इनका साहित्यिक योगदान। किनका? पृथ्वीराज रासो के द्वारा जो इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में योगदान दिया, वो अब आप लोग जानेंगे। ग्रंथ का परिचय। तो चंद्रवरदाई का प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई का प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है और इसकी भाषा को भाषा शास्त्रियों ने पिंगल कहा है। पिंगल आप जानते हैं किस भाषा को पिंगल कहा जाता है? दोस्तों, पिंगल भाषा जो कि पूर्वी राजस्थानी और ब्रज भाषा के मेल से बनी होती है, उसे पिंगल भाषा कहते हैं। तो राजस्थान में ब्रज भाषा का पर्याय ये पिंगल भाषा को ही माना जाता है और इसलिए चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। रचना का उद्देश्य व रस। तो रासों की रचना जो हुई थी वो मुख्य रूप से महाराज पृथ्वीराज के युद्ध वर्णन के लिए हुई थी। वो युद्ध में किस प्रकार की वीरता दिखाते थे, वीर रस से भरी हुई है। इसमें उनके वीरतापूर्ण युद्धों और प्रेम प्रसंगों का कथन है। अतः इसमें वीर और श्रृंगार रस, ये दो ही रस आपको मुख्य रूप से देखने को मिलेंगे। चंद्रवरदाई ने इस ग्रंथ की रचना प्रत्यक्षदर्शी की भांति किया था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि चंद्रवरदाई इस ग्रंथ में जो कुछ भी लिखे हैं शुरू से लेकर अंत तक, उन्होंने उसमें जो कुछ भी प्रत्यक्षदर्शी मतलब खुद खड़े होकर उन्होंने जो कुछ भी देखा था उसी का वर्णन उन्होंने उसमें किया है। चंद की उपस्थिति और नाम का अर्थ। तो चंद उपस्थिति के दो प्रकार। चंद की जो उपस्थिति रही है पृथ्वीराज चौहान के जीवन में वो किस प्रकार से रही है? तो चंद की जो उपस्थिति रही वो पृथ्वीराज रासो में दो प्रकार से दर्ज हुई है। एक तो कथानायक के सहचर के रूप में। कथानायक तो पृथ्वीराज चौहान है और उनके सहचर मतलब उनके मित्र के रूप में इनकी वहां पर उपस्थिति रही है। और दूसरा है काव्य के कवि के रूप में। ये उस काव्य के कवि है, इस रूप में भी उनकी उपस्थिति रही है। तो दो तरीके से इनकी वहां पर उपस्थिति रही है। कहीं तो यह चंद वीरदई है और कहीं चंद्रवरदाई और कहीं भट्ट चंद है। अब इन सब का क्या अर्थ है कि कहीं पर ये जो चंद्रवरदाई है, कहीं पर चंद वीरदई करके नाम आया है इनका और कहीं पर ये चंद्रवरदाई करके प्रसिद्ध हुए हैं और कहीं पर ये भट्ट चंद कहे गए हैं। तो विरुद्ध या विरुद्ध, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, विरुद्ध का अर्थ होता है प्रशस्ति का गान करने वाला, मतलब विरदय का अर्थ होता है प्रशस्ति का गान करने वाला। मतलब पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज रासो इस महाकाव्य का गान करने के रूप में भी ये प्रसिद्ध हुए। और बरदाई या वरदाई अर्थ बहुत स्पष्ट नहीं है, किंतु रचना में एक स्थान पर आता है कि उसे सिद्धि का वर प्राप्त था। मतलब जो भी काम वो करेंगे उसमें उनको सफलता मिलेगी, ये वरदान उन्हें प्राप्त था। इसलिए चंद्रवरदाई के साथ, चंद के साथ वरदाई या वरदाई शब्द जुड़ा हुआ है, उन्हें सिद्धि का वरदान प्राप्त था। अध्याय 4 में हम लोग जानेंगे जीवन और मृत्यु से जुड़ी हुई कुछ प्रसिद्धियां। तो चंद्रवरदाई के संबंध में प्रायः यह प्रसिद्ध रहा है कि इनका जन्म पृथ्वीराज चौहान के साथ साथ हुआ था और दोनों का प्राणांत मतलब उन दोनों की मृत्यु भी साथ साथ ही हुई थी। पहली प्रसिद्धि और दूसरी प्रसिद्धि। पहली प्रसिद्धि, इसका आधार रासो का एक दोहा है जो उससे समस्त रूपों में नहीं मिलता है। जो कि रासो का जो एक दोहा है, पहली प्रसिद्धि किस रूप में हुई है, जो कि हमने आपको पहले एक दोहा सुनाया, उसके समस्त रूप तो हमें पूरी तरह से नहीं मिलते हैं। बहुत सारे दोहे हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रहा है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं मिला है इस तरीके से। और यही कारण है मुख्य रूप से कि इसकी जो प्रामाणिकता है ये पूरी तरह से संदिग्ध मानी जाती है, क्योंकि सही तरीके से वो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। और दूसरी प्रसिद्धि, तो इसका आधार रासो की कथा है, क्योंकि रासो में जो कथा दी हुई है वो कथा बहुत ही प्रसिद्ध रही है। और कौन सी कथा इसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुई? तो जिसमें शब्द भेदी बाण की सहायता से पृथ्वीराज शहाबुद्दीन गौरी का वध करने के अनंतर, मतलब शहाबुद्दीन गौरी के वध करने के बाद पृथ्वीराज और चंद का प्राणांत होना, ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ कि शहाबुद्दीन गौरी को तो मारा गया लेकिन उसके बाद इन दोनों का क्या हुआ, ये जो पूरी कथा है ये ज्यादा प्रसिद्ध हुए। तीसरी प्रसिद्धि, तो काव्य पूर्ण करने का कार्य। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जब ये लोग बंदी बनाए गए, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी पकड़कर लेकर चले गए, उनके साथ चंद्रवरदाई भी चले गए, उन दोनों को वहां बंदी बना लिया गया, तो उसके आगे की कथा का वर्णन कैसे हुआ, पृथ्वीराज रासो को आगे पूर्ण कैसे किया गया। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध रही है कि पृथ्वीराज का उद्धार करने गजनी जाने लगा।
तो जब इसी कारण चंद अपने काव्य को पूरा नहीं कर सका। पृथ्वीराज चौहान का जब वो सहायता करने के लिए खुद गजनी जाने लगे पृथ्वीराज चौहान के साथ, तो वो अपने जो काव्य की रचना कर रहे थे, पृथ्वीराज रासो काव्य लिख रहे थे, महाकाव्य लिख रहे थे, उसे वो पूरा नहीं कर पाए। तो उन्होंने क्या किया, चंद बरदाई को जब गजनी ले जाया गया तो उनका काव्य अधूरा रह गया और उन्होंने अपने उस अधूरे काव्य को अपने पुत्र जलहन के हाथों दे दिया। जलहन कौन है, तो चंदबरदाई के पुत्र है। और वह इस संभावना को जानते हुए कि जब पृथ्वीराज का उद्धार करने गजनी जाने लगा, तो उसने अपने पुत्र जलहन को इस रचना को पूर्ण करने का कार्य सौंपा, क्योंकि उसे लगा कि अब उसका बचना भी नामुमकिन है। और इसलिए उन्होंने अपने इस महाकाव्य जो कि अधूरा था उसे जलहन के हाथों सौंपा और कहा कि इसे आप पूरा करो। सबसे बड़ी समस्या है कि पृथ्वीराज रासो में प्रामाणिकता का बड़ा अभाव है। इसका आधार भी रासों में आए हुए छंद है, किंतु ये छंद रासों के सबसे अधिक प्रक्षिप्त रूप में ही सबसे अधिक मिलते हैं, अन्य में नहीं। इसलिए यह विश्वसनीय भी नहीं है। मतलब इसमें जितने भी छंद आए हुए हैं उस छंद का जो पूरा अर्थ निकलता है, सही मायने में वो इतिहास की घटनाओं से मेल नहीं खाता है। कई बार वो इतिहासकार उसे प्रामाणिक नहीं मानते हैं और यही कारण है कि ये बहुत चीजें जो मात्र हमें पृथ्वीराज रासो महाकाव्य में मिलते हैं, अन्य किसी जगह पर हमें नहीं मिलते हैं। और यही कारण है कि पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर बहुत सारे विद्वानों ने संदेह किया है और वो विश्वसनीय भी नहीं माना जाता है। अध्याय 5 में हम लोग देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब पृथ्वीराज रासो का मूल्यांकन किया तब उन्होंने क्या विचार दिए हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ घोषित करते हुए भी चंदवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य घोषित किया। मतलब पृथ्वीराज रासो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो के ऊपर बहुत ही सुंदर तरीके से विश्लेषण किया है, विचार विमर्श किया है, बहुत लंबे टाइम तक रिसर्च करके। और उन्होंने निष्कर्ष ये दिया था कि पृथ्वीराज रासो एक जाली ग्रंथ है, इसमें प्रमाणिक नाम की कोई चीज नहीं है। बावजूद इसके उसमें जो लिखने की कला है, उसकी जो भाषा शैली है, उन सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने पृथ्वीराज रासो के महाकवि चंदबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य इन्होंने ही सबसे पहले घोषित किया। इस ग्रंथ का महत्व इसी से प्रमाणित हो जाता है। 19वीं सदी के आरंभिक वर्षों में रचना के कई और भी रूप रूपांतर हमें प्राप्त होते हैं। इस ग्रंथ की हमारे तो प्रामाणिकता या कहे तो उसका महत्व हमें इस बात से मिल जाती है कि उसकी जो लिखने की तरीका है, उसकी जो व्याख्यान कौशल है, वो बहुत ही सुंदर तरीके से हुई है। और 19वीं सदी के आरंभिक वर्षों में रचना के और भी कई भी रूप रूपांतर हमें प्राप्त होते हैं। मतलब उसी महाकाव्य के तर्ज पर और भी बहुत सारी रचनाएं की गई। इसलिए अब रचना की ऐतिहासिकता का प्रश्न अब पीछे चला जाता है। मतलब इस रचना ने लोगों के अंदर इतना ज्यादा वीरता का भाव भरा, इतना ज्यादा लोगों को आनंदित और मनोरंजित किया है कि अब उसके पीछे ऐतिहासिकता का प्रश्न पीछे चला गया, बल्कि उस रचना का महत्व ज्यादा हो गया। अध्याय 6 में हम लोग देखेंगे पृथ्वीराज रासो की आखिर विशेषता क्या है। तो पृथ्वीराज रासो की विशेषताएं, सबसे पहले इसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन की घटनाओं का विस्तृत वर्णन है। उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की कथा का वर्णन है। लगभग 10,000 से अधिक छंद है जो कि 69 अध्यायों में विभाजित है। ये आप लोग याद रखेंगे कि इसमें कितने छंद हैं, तो लगभग 10,000। और कितने अध्याय में इसे विभाजित किया गया है, तो 69 अध्याय में इसे विभाजित किया गया है। काव्य में राजपूत समाज की रीति नीति, संस्कृति और युद्ध परंपरा का सजीव चित्रण है। प्रमुख रूप से वीर रस और श्रृंगार रस का सुंदर संगम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इस महाकाव्य में वीर रस और श्रृंगार रस दोनों का ही बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। इसमें उस समय की 6 प्रमुख भाषाओं का प्रयोग किया गया है। उस समय की जो प्रचलित 6 भाषाएं, प्रमुख भाषाएं थी, उन 6 भाषाओं का प्रयोग पृथ्वीराज रासो महाकाव्य में किया गया है। और चंदवरदाई को विशेष रूप से 56 छंद का आचार्य माना जाता है, क्योंकि इस महाकाव्य में 56 छंद की सबसे ज्यादा चर्चा की गई है। 56 छंद का प्रयोग करके सबसे अधिक महाकाव्य लिखे गए हैं और चंदवरदाई को 56 छंद का महाकवि या 56 छंद का आचार्य भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आप सभी को हिंदी साहित्य के प्रथम महाकवि
चंदवरदाई के बारे में बताया और साथ ही साथ उनके द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो के बारे में भी मैंने आपको पूरी डिटेल से समझा दिया है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को मैंने इसमें शामिल किया है, जिसे सुन लेने के बाद आपके एग्जाम में चाहे इसमें से कोई भी प्रश्न पूछे जाए, आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे और इससे बाहर के कोई प्रश्न रहेंगे भी नहीं, क्योंकि हर मुख्य चीजों को मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। अगली वीडियो में मैं आप लोगों से मिलूंगी अगली टॉपिक के साथ, जो कि आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक करें, कमेंट करें और जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।